हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक अड्डा। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन एंड डीनॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में। सो लास्ट क्लास में हमने कंस्ट्रेंट के बारे में समझा था। हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, की कंस्ट्रेंट, डोमेन कंस्ट्रेंट एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। सो फर्स्ट दो तो हम कर चुके थे, इस वीडियो में हम थर्ड वाला पार्ट कवर करेंगे। उससे पहले हमें इस टॉपिक को समझना पड़ेगा कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी और ये कैसे बेनिफिशियल होता है, राइट। सो आज की वीडियो के लिए मैंने खुद प्रिपरेशन करी कि मुझे कैसे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट बनाए हैं जिसमें डेटा इकट्ठा करा है, जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसे स्टार्ट करने से पहले आपको एक टेबल देता हूँ। ठीक है, और उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे कि हमारे को इस टॉपिक की ज़्यादा क्लैरिटी होगी। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल ये टेबल है एम्प्लॉय नाम की, राइट। एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या कॉलम्स है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी, राइट। सिमिलरली एक और टेबल है डिपार्टमेंट नाम की, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन। ठीक है, तो हमारे पास ये दो टेबल है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, राइट। क्रिएट कैसे करना है हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था, बट आज हम इसके लॉजिकल पॉइंट समझेंगे कि किस तरीके से हमारा नॉर्मलाइजेशन हेल्पफुल होता है और किस तरीके से ये काम करता है। और किसी ने मुझसे पूछा, हाउ मैनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्या मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ कितने एम्प्लॉयज जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में करते हैं? मेरे ख्याल से नहीं कर सकते अभी। गेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय फॉर सेल्स डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेल्स डिपार्टमेंट नहीं कर सकते। गेट द हाईएस्ट सैलरी ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं कर सकते। सिमिलरली इन सारे क्वेश्चंस के हम लोग आंसर्स नहीं कर सकते हैं अभी। ठीक है, फिलहाल अभी हमें कुछ नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्म क्या होता है। बस हमें इतना पता है, दो टेबल दे रखी है और उनके बेसिस पे हमें ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और हमें इनके आंसर निकालने थे, जो कि हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी हमारा इस टेबल में, फर्स्ट वाली टेबल और सेकंड वाली टेबल में कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़ना, आराम से पढ़ना, टाइम लेके पढ़ना। ठीक है, और ट्राई करना कि इनसे आंसर निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं। मैंने ट्राई किया, मुझसे नहीं निकल रहे। ठीक है, आप लोग ट्राई करना, आप लोगों से क्या पता निकले, वैसे नहीं निकलने चाहिए आइडियली। ठीक है, सो हमारे पास दो टेबल तो बन गई हैं, बट इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, जिससे कि मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। तो अब हमारे क्वेश्चन, पहला तो ये पॉइंट बन गया। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास टेबल इस फॉर्मेट में हो, ठीक है, इस फॉर्मेट में मैंने सारी क्रिएट कर रखी है ऑलरेडी, जिससे कि आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। और फिर हम इन क्वेश्चंस के आंसर कर पाते हैं नहीं कर पाते, मतलब मैंने क्या करा, दोनों टेबल को कंबाइन कर दिया। ठीक है, जितने भी कॉलम्स हैं सारे कंबाइन करके एक टेबल बना दी। अब मुझसे कोई पूछेगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो मैं बता सकता हूँ, जी बिल्कुल बता सकते हैं, एक दो तीन चार। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा चार। ठीक है, गेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ए सेल्स डिपार्टमेंट, तो हमारे पास दिख रहा है तीन है, एक दो तीन। ठीक है, आज की वीडियो को बहुत लॉजिकल होगी, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके दिमाग में अच्छे से जाए। ठीक है, गेट द हाईएस्ट सैलरी ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो फाइनेंस में पास दो सैलरी है, एक 1200 एक 2200, तो हाईएस्ट कितनी है इसमें, 2200। ठीक है, व्हाट इज द डिपार्टमेंट नंबर फॉर एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट नेम फॉर एम्प्लॉय आईडी 7, राइट। सो डिपार्टमेंट क्या है हमारे पास, सेल्स डिपार्टमेंट है। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्किंग लोकेशन ऑफ एम्प्लॉय आईडी 1। सो हम देख पा रहे हैं हैदराबाद लोकेशन दिखा रहे हैं हमारे पास। ठीक है, सो पहले सिनेरियो में क्या था, हमने इस टेबल को ब्रेक किया था। ठीक है, और दो पार्ट्स में, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय, और उसमें हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं कर पा रहे थे जो हमारे पास क्वेश्चंस है। बट दूसरे केस में क्या है, हमने क्या करा, हम दोनों टेबल्स को कंबाइन कर दिया और फिर हम लोग इनके आंसर्स निकाल पा रहे हैं। ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम इनकी डेफिनेशंस पे। अब फिर उसके बाद हम इनके यूज केस देखेंगे, बेनिफिट देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे, और फिर हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। बट इस टॉपिक को समझने में भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। सो अभी आराम से पेशेंस के साथ चाय कॉफ़ी के साथ इसे कंटिन्यू करते रहना। ठीक है, सो सबसे पहले आता है हमारे पास डी नॉर्मलाइजेशन, को मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, डी नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास बहुत सारी टेबल है, ठीक है, सपोज मेरे पास बहुत सारी टेबल हैं और उन टेबल को मैं कंबाइन करके एक बिग टेबल बना दूंगा, तो उसे बोलेंगे हम लोग डी नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, डी नॉर्मलाइजेशन में मैंने अभी क्या बताया आपको, बहुत सारी टेबल है हमारे पास। ठीक है, मैनी टेबल को मैंने क्या करा, कंबाइन कर दिया। ठीक है, और एक बिग टेबल बना दी। ठीक है, और उससे क्या बनी, हमारे को एक बिग टेबल मिली, और फिर हम उस बिग टेबल से डेटा पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने इस वाले केस में करा, सेकंड वाले केस में। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन क्या होगा,
इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि आपके पास एक बहुत बड़ी टेबल है, आप उसे छोटे छोटे टेबल्स में बांट दो, सब टेबल्स में बांट दो, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, डिवाइड ए बिग टेबल इनटू मैनी रिलेटेड सब टेबल, ठीक है, ठीक है। एक में हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, एक में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। और अभी तक जो हमने देखा है, जितना हमने समझा है, उसके हिसाब से हमारा जो डी नॉर्मलाइजेशन वाला तरीका था, उससे हम लोग अपने क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे थे, बट नॉर्मलाइजेशन के तरीके से नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो मतलब हमारे लिए नॉर्मलाइजेशन फिलहाल के लिए अभी गलत है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे, और डी नॉर्मलाइजेशन सही है, ठीक है। ये केस फिलहाल के लिए सही है, बट अब मैं प्रूव करता हूँ कि डी नॉर्मलाइजेशन हमारे लिए सही नहीं है और नॉर्मलाइजेशन सही होगा, ठीक है। सो आते हैं अपने पीछे डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, इस डेटा में देखना ध्यान से, ठीक है। इस डेटा में देखोगे ध्यान से कि ये प्रोडक्शन 4 बार आ रहा है, राइट। हैदराबाद हमारे पास 7 बार आ रहा है, शायद 6 या 7 बार आ रहा है, ठीक है। सेल्स हमारे पास 3 बार आ रहा है, फिर 2 बार आ रहा है, और ये नंबर्स भी, डिपार्टमेंट नंबर भी हमारे पास बहुत बार आ रहा है। तो हम ध्यान से देखें कि इसमें क्या हो रहा है, हमारा डेटा डुप्लीकेसी हो रही है, क्योंकि देखो अब मेरे पास एक कॉलम में मल्टीपल टाइम, जैसे मान लो एग्जांपल लिए, अगर हम इन टेबल्स को देखें, ठीक है, इन वालों, ये 3 रो देखो, फर्स्ट 3 रोज देखो, फर्स्ट 3 रोज में पहले 3 कॉलम को छोड़ दो, एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी को छोड़ दो, तो ध्यान से देखोगे ये 3 कॉलम सेम है, 10 प्रोडक्शन हैदराबाद, 10 प्रोडक्शन हैदराबाद, 10 प्रोडक्शन हैदराबाद, मतलब 3 कॉलम सेम आ रहे हैं, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। और ये भी एक और 4 कॉलम, 10 प्रोडक्शन हैदराबाद, ठीक है। सिमिलरली 20 सेल्स हैदराबाद भी 3 बार आ रहे हैं, तो डुप्लीकेट आ रहे हैं। 30 फाइनेंस और चेन्नई डुप्लीकेट आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, जब हम सारी टेबल्स को कंबाइन करें तो हमारे को सेम एंट्रीज को रिपीट करना पड़ रहा है, ठीक है। जब मैंने 2 टेबल को कंबाइन किया तो मेरे को सेम एंट्रीज को रिपीट करना पड़ रहा है, जो कि हमारा इशू करता है डेटा डुप्लीकेसी का, ठीक है। पहला इशू क्या होगा, डेटा डुप्लीकेसी, ठीक है। तो हम लोग इसके लिमिटेशंस पे आते हैं, इसी में आते हैं, ठीक है, लिमिटेशंस, ठीक है। इसमें पहला क्या होगा, हमारा डेटा जो है बहुत बार डुप्लीकेट हो रहा है, डेटा डुप्लीकेसी, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर मान लो मुझे अब सर्च करना है कोई चीज को, ठीक है, तो मुझे इतने सारे कॉलम्स, पहली बार मान लो एग्जांपल है, पहली बार में ये फर्स्ट कॉलम रो को सर्च करेगा, सेकंड बार में इतने रो को सर्च करेगा, थर्ड बार में इतने रो को सर्च करेगा, और डुप्लीकेट रो होने के कारण क्या होगा हमारे पास, मतलब इतने पार्ट्स को डुप्लीकेट होने के कारण क्या होगा, सर्च टाइम हमारा बढ़ जाएगा, जो कि हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, अगर मान लो किसी को सर्च करना है तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस बन जाएगा डेटा पर, ठीक है। सर्च एक ऐसा ऑपरेशन जो बहुत ही कॉमन है, कोई सी भी एप्लीकेशन में जाओगे आप डेटा को सर्च करोगे तो हमारा जो सर्च या प्रोसेसिंग टाइम है ना डेटा का, वो बढ़ जाएगा। इतना में क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ये 2 लिमिटेशंस है हमारी डीम नॉर्मलाइजेशन की, और हमारे एडवांटेजेस क्या है, हमारे को सारा डेटा, ऑल डेटा एट वन प्लेस मिल जाएगा, ठीक है। अब ऑल डेटा एट वन प्लेस मिलने से क्या फायदा हुआ, मेरे को जो भी मेरे क्वेश्चन से सीधे आंसर मिल गए, मुझे कहीं अलग से टेबल को डिवाइड करके उन्हें ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट डी नॉर्मलाइजेशन का। डी नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, मैनी टेबल्स को कंबाइन करके एक बिग टेबल बनाओ, ठीक है, और उससे आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं, डेटा निकालना है वो निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छी चीज ये है कि हमारा सारा डेटा एक जगह आ जाता है, ठीक है। बुरी चीजें क्या है, डेटा डुप्लीकेसी, सर्च प्रोसेसिंग टाइम जो है, सर्च या प्रोसेसिंग टाइम जो है डेटा पे हम करेंगे वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हमने इसके डिनॉर्मलाइजेशन को अच्छे से समझ लिया, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। अब आता है मेन मुद्दे की बात पे, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, डिवाइड ए बिग टेबल इनटू मैनी सब टेबल्स, रिलेटेड सब टेबल्स, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में दिखाया टॉप पे, मैंने क्या करा, एम्प्लॉय आईडी को और डिपार्टमेंट को अलग अलग कर दिया, राइट। और उससे क्या हो रहा है मेरे पास, उससे ये हो रहा है मेरे पास कि हमारे पास 2 टेबल बन जा रही है, राइट। अब क्या है, बट इन टेबल बनने का मेरे लिए कोई रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि मैं इन क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचा जाए, इस टेबल में एक छोटा सा चेंज कर दिया जाए, तो ये हमारा जो टेबल है बहुत ही यूजफुल हो जाएगा, और हमारी जो पुरानी प्रॉब्लम्स है, जो हमने डिनॉमिनेशन प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर देगा। अब वो क्या चीज़ करनी है, अब मुझे सिंपल सा कुछ नहीं करना, इस वाली टेबल में एक कॉलम और क्रिएट करना है, वो होगा डिपार्टमेंट नंबर के नाम से,
ठीक है। अभी देखो मैं अब जो हमारे नीचे वाले प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस थे उनके हम आंसर कर पाएंगे, कैसे करेंगे अब देखते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट मान लो फर्स्ट वाले के लिए हमारे पास 10, ठीक है 10, ठीक है 10, उसमें 6 थे ना, ऐसे हमारे पास 10, 10 हमारे पास 10, ठीक है। उसके बाद क्या थे हमारे पास, सेल्स के थे 2, सेल्स का क्या है हमारे पास 20, 20, ठीक है, और 2 फाइनेंस के थे, मान लो एग्जाम्पल लिए फाइनेंस के लिए 30 एंड 30, ठीक है। मैंने क्या करा, इन 2 टेबल्स को डिवाइड कर दिया, फर्स्ट वाली में एम्प्लॉय वाला पार्ट हो गया, सेकंड वाले में डिपार्टमेंट वाला हो गया, राइट। 2 टेबल्स को डिवाइड कर दिया, और मैंने क्या करा, जो ये कॉलम जो मेरे बार बार रिपीट होते हैं उसे एक बार लिख दिया एक टेबल में, एक बार लिख दिया इस टेबल में, ठीक है, एक बार लिख दिया इस टेबल में, ठीक है। तो हमारे पास अब 2 टेबल हो गई। अब मैं देखता हूँ क्या मैं इन क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहा हूँ, ठीक है। हाउ मैनी नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्शन को, राइट। तो हमारे पास डिपार्टमेंट 10 कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 5 हमारे को दिख रहे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो डिपार्टमेंट 10 में हमारे 5 एम्प्लॉयज काम करें, और डिपार्टमेंट 10 कितने को दिखा रहा है, प्रोडक्शन को दिखा रहा है, तो हमारा इसका आंसर आ गया 5, ठीक है। गेट द नेम्स ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर कितना है, 20, 20 में हमारे पास क्या क्या हमें चाहिए, हमारे को नेम चाहिए, ठीक है। नेम क्या है, पहले का एस है और दूसरे वाले का डी है, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा क्या, एस और डी है, ठीक है। आज की क्लास ऐसी लग रही है कि पहेली चल रही है भाई, क्विज चल रही है, क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जा रहे हैं जैसे बच्चों को पूछे जाते हैं, बट ये क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है बेस बनाने के लिए, ठीक है। एक बार बेस बन जाएगा तो फिर आप लोग मुझे पढ़ा पाओगे, इतना इतना ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। सो गेट द हाई सैलरी ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर कितना है, 30, हम देखा 30 पे हमारे पास 2 एम्प्लॉय हैं और इसमें मैक्सिमम कितनी सैलरी आ रही है, 2200, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गेट द डिपार्टमेंट नेम ऑफ एम्प्लॉय नंबर 7, 7 नंबर का एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट क्या चाहिए हमारे को, नेम चाहिए। तो डिपार्टमेंट नेम क्या होगा, 20 डिपार्टमेंट नंबर है, 20 के लिए डिपार्टमेंट नेम क्या है हमारा, प्रोडक्शन, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा प्रोडक्शन, ठीक है। लास्ट, व्हाट इज द वर्किंग लोकेशन ऑफ एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय आईडी 1 ये है, डिपार्टमेंट नंबर 10 पे काम कर रहा है और डिपार्टमेंट 10 की लोकेशन क्या है, हैदराबाद, ठीक है। सो अभी हमने एक छोटा सा ट्वीक किया हमारे टेबल में, और हमारा इससे क्या हो गया, काम आसान हो गया। अब काम आसान में देखो, जो भी हमारी लिमिटेशन आ रही थी डी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में, वो सारी दूर हो गई। कैसे, अब देखो हमारे को सेम चीज़ को, ये जो हम 4 4 बार लिख रहे थे नीचे, देख रहे हो यहाँ पे, वो हमें लिखना नहीं पड़ रहा, एक बार लिखना पड़ रहा है, ठीक है। सेल्स को जो मल्टीपल लिख रहे थे वो नहीं लिखना पड़ रहा, फाइनेंस को लिखना पड़ रहा था वो नहीं पड़ रहा, बस एक एक एक्स्ट्रा एफर्ट क्या डालना पड़ा है हमें, डिपार्टमेंट इस टेबल में एक कॉलम ऐड करना पड़ रहा है, इतना सा करना, चेंज करना पड़ रहा है, इससे भी हमारा काम बन जा रहा है। तो मतलब अब देखो, अगर मान लो कोई भी डेटा प्रोसेस करना है तो मेरा फास्ट होगा, क्योंकि हमारे पास डेटा कम होगा, ठीक है। डुप्लीकेट नहीं होंगे हमारे पास, डुप्लीकेट होंगे, जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे डुप्लीकेट है, 2 कॉलम हमने बना दिया, एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाया, तो ये पूरा डुप्लीकेट ही एक तरीके से। बट जो पहले वाली प्रॉब्लम थी उससे कम डुप्लीकेट आएंगे, लेस डुप्लीकेसी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, अगर हमारे पास लेस डुप्लीकेसी होगी तो हमारा प्रोसेसिंग टाइम फास्ट हो जाएगा, ठीक है। सो हमारा नॉर्मलाइजेशन कहता है कि हमारी एक बड़ी टेबल को छोटी टेबलों में डिवाइड करो इस तरीके से कि वो आपस में रिलेटेड हो। अब रिलेटेड होने का मतलब क्या है, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट कॉलम और लोकेशंस, ये तीनों कॉलम्स जो आपस में रिलेटेड हैं, तो इसलिए इसे अलग अलग से टेबल बना दिया। ऐसे एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी टेबल है, कॉलम्स हैं, उनको हमने इसमें बना दिया, राइट। सो ये जो चीज़ होती है, ये ही होती है हमारी नॉर्मलाइजेशन, डिवाइडिंग ए बिग टेबल इनटू स्मॉल टेबल्स एंड मेक ए रिलेशन बिटवीन दीज टेबल्स, एंड इसे आप यूज़ कर सकते हो, मतलब बड़ी टेबल को डिवाइड किया और उनके बीच में रिलेशन क्रिएट किया। अब बोलो भाई रिलेशन कहाँ दिख रहा है तुमको, हम देखते हैं, देखो रिलेशन ये दिख रहा है हमारे को, तो हमने एक कॉलम बनाया कॉमन जो हमारा रिलेशन रहेगा, ठीक है। अभी मैं जब आपको नॉर्मलाइजेशन की 3 फॉर्म समझाऊंगा तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगी कि भाई क्या है ये कहानी, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में बेसिकली जब हम बात करते हैं तो हमारे को यही होता है कि डिवाइड करना है टेबल को और रिलेशन बनाना है, ठीक है। मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ। सो यहाँ पे हमारा रिलेशन बना है डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। अब जब आप नॉर्मलाइजेशन फॉर्म पढ़ते हो तो आपको दिमाग में 2 वर्ड बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में आएगा आपका प्राइमरी की, ठीक है। चलो हम स्टेप देखते हैं। जब हम पढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन तो हमारे पास 2 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। क्या है, पहला फर्स्ट है हमारा प्राइमरी की, ठीक है।
सेकंड है हमारा फॉरेन की, ठीक है। एक वर्ड और आया था कंपोजिट की, वो भी बता देते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं नॉर्मलाइजेशन जो पढ़ाऊंगा मेरा थोड़ा सा अलग तरीका होगा, आप बाकी जगह पढ़ोगे वो थोड़ा अलग होगा, ठीक है। मैं बाकी वाला भी तरीका कवर करूंगा और एक अपना तरीके से भी करवाऊंगा उसको, ठीक है। अब क्या होता है ये प्राइमरी की, क्या होता है ये फॉरेन की, क्या होता है ये कंपोजिट की, इसको समझते हैं, ठीक है। देखो हर टेबल में एक ना एक कॉलम ऐसा होगा, हमें जब हम टेबल्स क्रिएट करते हैं हर टेबल में एक कॉलम ऐसा क्रिएट करते हैं जिसमें यूनिक वैल्यूज होती हैं, ठीक है। यूनिक और नॉन नल वैल्यूज होती हैं। जैसे अगर एम्प्लॉय टेबल की बात करें, एम्प्लॉय टेबल में क्या है हमारे पास, एम्प्लॉय आईडी जो है सारी यूनिक है, आप देख रहे हो। तो इस टेबल में हमारे पास ये जो होगी प्राइमरी की हो जाएगी। प्राइमरी की का मतलब मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था कि क्या होगा इसका मतलब, इसे थोड़ा साइड करते हैं, ठीक है। प्राइमरी की का मतलब क्या है, नॉट नल, ठीक है, नॉन नल बोलो या नॉट नल, और प्लस यूनिक वैल्यू होती है इसमें, ठीक है। मतलब कोई भी टेबल में ऐसा कॉलम जिसकी वैल्यू यूनिक है, सारी वैल्यूज यूनिक है और एक भी वैल्यू नल नहीं है, तो हम उस कॉलम को प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल में देख भी लिया प्राइमरी, ठीक है। सिमिलरली जैसे यहाँ पर हमारा इस डिपार्टमेंट टेबल में हमारा प्राइमरी की क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट टेबल में हमारा प्राइमरी की हो जाएगा ये वाला, क्योंकि आप ध्यान से देखो 10 20 30 ये रिपीट नहीं हो रहा है, हमारा यूनिक है, राइट। सो हमारा ये प्राइमरी की हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों टेबल में हमने प्राइमरी की कर दी। जब भी हम नॉर्मलाइज करते हैं, टेबल्स को ब्रेक करते हैं, तो एक प्राइमरी की कॉलम हमेशा होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं फॉरेन की क्या होता है, ठीक है। फॉरेन की देख लेते हैं नीचे। फॉरेन की क्या होता है, जैसे एग्जांपल लिए, प्राइमरी की तो पता लग गया, यूनिक नॉन वैल्यूज हो गई, ठीक है, एक टेबल में। मगर दूसरी टेबल में अगर सेम नाम से कॉलम है, ठीक है, उसमें यूनिक वैल्यू भी हो सकती है और नॉन यूनिक वैल्यू भी हो सकती है और नल वैल्यू भी हो सकती है। और कोई दूसरी टेबल है उसमें भी सेम नाम से कॉलम है और उसमें यूनिक नॉन यूनिक नल वैल्यूज आ रही है हमारे पास, तो हम उस टेबल के कॉलम को फॉरेन की डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे एग्जाम्पल ये। जैसे हमारा इस डिपार्टमेंट टेबल में, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर क्या है, प्राइमरी की है, राइट, क्योंकि सारी वैल्यूज यूनिक है। इस कॉलम को मैंने लिखा भी, हाईलाइट करा है। सिमिलरली अगर हम एम्प्लॉय टेबल में जाएंगे तो कॉलम में डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पर भी है और डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पर भी है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर नॉन यूनिक वैल्यूज है, राइट, 10 बार बार रिपीट हो रहा है, 20 रिपीट हो रहा है, 30 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस कॉलम को हम फॉरेन की बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। जो हमारा एम्प्लॉय टेबल में जो कॉलम है ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉरेन की हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ये सेम कॉलम जो है हमारा दूसरी टेबल में प्राइमरी की है और ये यहाँ पर यूजर है और यहाँ पे इसकी रिपीटेड वैल्यूज आ रही है और हमारा नॉट नल वैल्यू भी हो सकती है, नल वैल्यू भी हो सकती है। तो इसलिए हम इस कॉलम को क्या बोलेंगे, फॉरेन की। तो जनरल वे में समझ में आ गया होगा कि मतलब अगर एक टेबल में एक कॉलम उसकी यूनिक वैल्यूज सारी हैं, नॉट नल वैल्यूज हैं, तो हम उस टेबल की कॉलम को बोल सकते हैं प्राइमरी की, राइट। और सेम कॉलम और दूसरी टेबल में है उसमें यूनिक वैल्यू नहीं भी है और या नॉट नल वैल्यू कुछ भी वैल्यूज हैं, तो हम उस कॉलम को बोलेंगे फॉरेन की, ठीक है। अब हमारा आता है थर्ड थर्ड कॉन्सेप्ट, जो बोलते हैं हम लोग कंपोजिट की क्या होता है। देखो जैसे कि अभी हम लोगों ने टेबल में देखा है, कई बार क्या होता है हमारे पास ऐसी टेबल होती है, ऐसी टेबल डिजाइन कर दी जाती है जिनमें कोई भी यूनिक कॉलम नहीं होता, मतलब कोई प्राइमरी की एक कॉलम प्राइमरी की बन ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्वीक करता हूँ, जैसे कि मान लो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ ताकि, ठीक है, मैं नीचे एग्जांपल बताऊंगा उसको, ठीक है, मैं ताकि ये मिटे ना मेरे पास। आज मेरे को भी काफ़ी एफर्ट लगाने पड़े हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता कि किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। होपफुली थोड़ा बहुत तो उसमें आ पा रहा होगा, मैं कवर कर पा रहा हूँ। अब जैसे एग्जांपल ये मेरी ये टेबल है, ठीक है, मैं आपको कंपोजिट की समझा रहा हूँ। देखो अभी इस कॉलम को एम्प्लॉय आईडी को मैं प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकता हूँ, अब सीधे बोलोगे नो, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू हो गई, तो ये तो मेरा भाई प्राइमरी की नहीं हो सकता, इतना मुझे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। तो अब मैं इस टेबल में प्राइमरी की किसे बनाऊँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये हम लोग यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे भी मान लो एग्जांपल डुप्लीकेट कर देते हैं, मैं थोड़ा सा इस एग्जांपल को चेंज कर रहा हूँ ताकि अपने को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस कॉलम में भी हमारे पास, फर्स्ट वाले कॉलम में भी हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, राइट।
इस कॉलम में हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज है ए करके, ठीक है। इस कॉलम में भी डुप्लीकेट है 1200, इस कॉलम में डुप्लीकेट है 1200, ठीक है। हमारे पास एक ऐसी टेबल आ गई जिसमें कोई भी कॉलम ऐसा नहीं जो यूनिक है। तो अब हम मतलब इसमें प्राइमरी की बना नहीं सकते, बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? अगर आप दो कॉलम्स को कंबाइन कर देंगे तो हमारा यूनिक वैल्यू निकल के आ रही है सारी, तो उस केस में हमारा वो प्राइमरी की कराएगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम एम्प्लॉय नेम और आईडी को कंबाइन करते तो ये 1A हो गया, ये 2X हो गया, ये 3 हो गया, ये 4Z हो गया। तो सिमिलरली हमारी सारी वैल्यूज यूनिक हो जाएंगी, राइट। मतलब दोनों को कॉम्बिनेशन लेंगे हम लोग तो हमारा क्या होगा, सारी वैल्यूज यूनिक हो जाएंगी। तो कॉम्पोजिट का की का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर मान लो किसी टेबल में प्राइमरी की एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स को कंबाइन करके भी की बना सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं, और ऐसी की उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट की। क्लियर है यहाँ तक? होपफुली इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हमने प्राइमरी की, फॉरेन की और कंपोजिट की को समझ लिया, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो है नॉर्मलाइज फॉर्म का, ठीक है। कितने क्या होता है नॉर्मलाइज फॉर्म और क्यों जरूरत पड़ी, कैसे हमारा यूज होता है, इसको मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो हमें नॉर्मलाइजेशन पता ही है ऑलरेडी कि हमने टेबल को डिवाइड करना है सब टेबल्स में, रिलेटेड सब टेबल्स में, राइट। अब ये डिवीजन किस बेसिस पे होगा? हमने बोल तो दिया भाई टेबल को डिवाइड कर दो, बट किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे? कुछ रूल्स हैं या कुछ कैसे करना है? हम तो इतने इंटेलिजेंट है नहीं क्योंकि हमने तो अभी स्टार्ट किया पढ़ना। तो हाँ, इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइज की मल्टीपल फॉर्म्स होती है हमारे पास, 1 2 3, 3.5, ऐसे बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम नॉर्मलाइजेशन जब पढ़ते हैं तो उसकी तीन फॉर्म इंपॉर्टेंट होती है, तीन फॉर्म को पढ़ेंगे अभी इस क्लास में, ठीक है। तो हम जाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। सो अब हमारे को बात आती है कि भाई टेबल का डिवीजन कैसे करना है। हमने बोल दिया नॉर्मलाइज में डिवाइड कर दो टेबल, किस तरीके से करना है? तो उसके लिए हमारे पास नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स होती है, ठीक है। बहुत सारी होती है, तीन पाँच छः टाइप की होती है। तो हम लोग मेन करेंगे नॉर्मलाइज 1NF, 1NF मतलब वन नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, 2NF एंड 3NF, ठीक है। तो इन तीन नॉर्मलाइजेशन फॉर्म का मोस्टली कंपनी में यूज होता है। इन फॉर्म्स में ही सारे हमारे टेबल्स क्रिएट हो जाती है, हमें पता लग जाता है किस तरीके से क्या क्रिएट करना है, राइट। तो अब हम इन तीन फॉर्म्स को समझते हैं कि क्या होता है वन नॉर्मल फॉर्म, क्या होता है टू फॉर्म, क्या होता है थ्री फॉर्म। सो लेट्स से कि मैं एग्जाम्पल ये पहन लेता हूँ यहाँ पे इस पर, ठीक है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो एग्जाम्पल ये एक टेबल है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे ये EID है, ये ई नेम है, ठीक है। राइटिंग मत देखना, बस सुनते रहना, ठीक है। ये ई सेल है, और यहाँ पर मान लो एग्जाम्पल है ई फोन है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे वैल्यूज रखिए 1 2 3, यहाँ पे रखिए SAU, मान लो अलग अलग नेम है, ठीक है। यहाँ पे सैलरी रखी हुई है हमारे पास, लेट्स से कि 2000, 3000, ठीक है, और 4000, ठीक है। एम्प्लॉय फ़ोन नंबर है XYZ, ठीक है। तो ये एक टेबल है हमारे पास, राइट। तो कई बार क्या होता है जब हम टेबल को, कुछ टेबल में क्या होता है एक कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज होती है, जैसे यहाँ पे एक्स के साथ में ए भी रखा हुआ है, यहाँ पे बी भी रखा हुआ है, या कुछ भी रखा हुआ है, मतलब एक कॉलम में ही हमने मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर रखी है, राइट। तो वन नॉर्मल फॉर्म कहता है भाई एक कॉलम में, एक टेबल के एक कॉलम में एक ही वैल्यू रख सकते हो आप ऐसा नहीं कर सकते कॉमा सेपरेट करके आप अलग से वैल्यू रखोगे। तो मतलब वो बोलता है कि भाई आप एक कॉलम में एक टेबल के एटॉमिक वैल्यूज रख सकते हो, मतलब एक ही वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। तो इसका वन नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये है कि भाई अगर आपके पास एक टेबल में एक कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज है तो आप इसको डिवाइड करो, पहले एक वैल्यू ही रखो, भगाओ बाकी वैल्यूज को। तो ये होता है आपका वन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। ये जो मैं तरीके बता रहा हूँ ये आपको यूट्यूब पे बाकी जगह पे मिल जाएंगे ऐसे फॉर्म, तो मैं फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद हम लोग करेंगे अपने तरीके से, जो मैं जिस तरीके से मैंने इसे समझा हुआ है, ठीक है। तो 1NF हमें क्लियर हो गया कि मतलब एक कॉलम में हमारे पास एटॉमिक वैल्यूज रह सकती हैं, ठीक है। एटॉमिक ही वैल्यू रहेंगी, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे ताकि हमारे पास वन कॉलम कैन हैव एटॉमिक वैल्यूज ओनली। मीन्स एटॉमिक वैल्यू का मतलब क्या है, ऐसा नहीं होगा जैसे एग्जाम्पल ये मैंने लिखा नेम में x वाई, दो नाम लिखते हूँ तो नहीं लिख सकता, ये गलत है।
तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा या तो एक्स लिखो, भाई एक ही एम्प्लॉय का नाम लिखो एक कॉलम में, या तो वाई लिखो। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हो गया। अब आते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म को समझने के लिए हमें कंपोजिट की का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो मैंने बता दिया। कंपोजिट की क्या होती है, अगर आपके टेबल में कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है जिसमें यूनिक वैल्यूज आ रही हैं, तो आप क्या करते हो, मल्टीपल कॉलम्स को कंबाइन करते हो, जिससे कि आपके पास एक एक कॉलम मतलब दो दो या तीन कॉलम का कॉम्बिनेशन से आपको यूनिक वैल्यूज मिलने लग जाएगी, राइट। सो अब हम बात करते हैं कि कंपोजिट की तो हमने समझ लिया। अब 2NF क्या होता है। 2NF के लिए हमारे को क्या होता है कि वो बोलता है कि भाई पहले तो आपकी जो टेबल है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए, राइट। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होने के बाद आपकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कुछ कंडीशंस है वो लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे नोट भी कर रखा है, मेरा पेन चल रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे समझाने के लिए कुछ नोट कर रखा है यहाँ पे, इसे मैंने नोट कर लिया। अब मैं जाता हूँ इसे अपने इस पे और मैं फिर एक्सप्लेन करूँगा क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इसे ऊपर भी ले जाता हूँ। थोड़ा सा मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड समझाना इस टॉपिक को, क्योंकि बहुत थ्योरेटिकल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मे बी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लिए हमारे पास क्या है, एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है और क्वालिफिकेशन है और एज है, राइट। मतलब एक टेबल में हमारे पास तीन कॉलम है, बना देते हैं इसे। ठीक है, ये है मेरे पास एक कॉलम है हमारे पास ईएमपी आईडी, ठीक है, क्वालिफिकेशन और एज। ठीक है, अब क्या है एम्प्लॉय आईडी, क्या है हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, और एम्प्लॉय आईडी हमारे पास वैसे होती यूनिक है, बाई चांस इस बंदे ने गलती से एम्प्लॉय आईडी इस तरीके से लिख दी 1 2 2 3, राइट। किसी ने मतलब नशे में बना दी इस टेबल को। अब क्वालिफिकेशन लिख दी भाई साहब ने बीए बीटेक, ठीक है, और फिर बीए और बीकॉम। ठीक है, एज रख दी 48 23 47 और 49। ठीक है, ये एक कॉलम है हमारे पास। ठीक है, अब देखो इस टेबल में हमारे पास कंपोजिट की कौन कौन से बन, हमारे पास प्राइमरी की तो हो नहीं सकती, इसमें भी यूनिक वैल्यू नहीं है, इसमें भी यूनिक वैल्यू नहीं है, इसमें भी यूनिक वैल्यू नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोजिट की बनाना पड़ेगा। कंपोजिट की कैसे बनेगी, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 1 BA, ठीक है, 2 BTech, 3 BA और 4 BTech, 3 BTech। ठीक है, अभी सारी वैल्यूज यूनिक हो गई, दोनों को कॉम्बिनेशन देखो तो यूनिक बन गया, तो हमारे पास कंपोजिट की आ गई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो हमारा एज जो है, ठीक है, एज जो है, अब देखो एज जो है हमारे एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंड करेगा, कौन सा एम्प्लॉय है उसकी एज डिपेंड करेगी। मतलब एज जो कॉलम है हमारा एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंड कर रहा है। अगर मान लो एम्प्लॉय आईडी 1 सौरभ है, तो सौरभ की एज इससे रिलेटेड होगी आपस में। ठीक है, 23 जो है ये जो 23 है ये इससे रिलेटेड होगी, क्योंकि एज से क्वालिफिकेशन का कोई लेना देना नहीं है, राइट। जो एम्प्लॉय होगी उसकी एज वो लिखी हुई यहाँ पे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो हमारे पास एक क्या है, एक हमारे पास है कंपोजिट की, ठीक है, जिसमें दो कॉलम्स है। ठीक है, दो कॉलम्स है, और एक है हमारे पास एक्स्ट्रा कॉलम एज नाम से। ठीक है, जो कि एज जो है इसमें से दो में से एक कॉलम पे ही डिपेंड कर रहा है, एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंड कर रहा है, एम्प्लॉय आईडी पे। ठीक है, क्वालिफिकेशन पे नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं हम लोग पार्शियल डिपेंडेंसीज। मतलब हमारे पास एक कंपोजिट की में, ठीक है, कंपोजिट की में अगर मान लो कोई कॉलम है जो एक ही कॉलम पे डिपेंड कर रहा है, जैसे यहाँ पे एज जो है एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंड कर रही है, एज से क्वालिफिकेशन का कोई लेना देना नहीं है कि भाई कौन सी डिग्री ले रखी है इसने। ठीक है, तो ऐसे इस चीज को बोलते हैं हम लोग पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, अब अब क्या है, अब दिक्कत यहाँ पर ये होगी, जैसे एग्जांपल लिए इसको मैं थोड़ा सा और इम्प्रूव करूँ, तो देखो जैसे यहाँ पर हमारा बी ए है और 48 करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 48 है यहाँ पे। अब ध्यान से देखो ये कॉलम, ठीक है, ठीक है, ये कॉलम की वैल्यू, ये देखो ये दोनों कॉलम की वैल्यू सेम है। ठीक है, थोड़ा सा घिचमिच हो रहा है बट
तो हमारे पास क्या हो रहा है, डुप्लीकेट रोज आ रही है, एक ये रो डुप्लीकेट होगी BA48 और एक ये रो होगी डुप्लीकेट। तो ये जो प्रॉब्लम होती है हमारे को, इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ यूट्यूब वाला तरीका, जिसे समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मुझे भी लगता है और आपको भी लग रहा होगा, बट इसके बाद मैं दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में वो बोलता है कि भाई आप है ना पार्शियल डिपेंडेंसी को खत्म करो। तो आपको जो टेबल बनानी होगी किस तरीके से बनानी होगी, एक एम्प्लॉय आईडी और एज नाम की एक टेबल बनेगी, एक एम्प्लॉय आईडी क्वालिफिकेशन नाम की टेबल बनेगी। ठीक है, पहले क्या थी, ये तीन थी। ठीक है, पहले हमने जो बनाई थी ये तीन कॉलम की थी। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या प्रॉब्लम आई थी, पार्शियल डिपेंडेंसी की। मतलब हमारी कंपोजिट की में एक कॉलम जो है कंपोजिट की के एक ही कॉलम पे डिपेंड कर रहा है, दोनों पे करने की जगह एक भी कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि भैया अगर ऐसा होता है ना, तो आप एक काम करो, इन टेबल को ब्रेक कर दो। अगर मान लो एम्प्लॉय आईडी और क्वालिफिकेशन की एक टेबल बना लो और एम्प्लॉय आईडी और एज की एक टेबल बना लो। ठीक है, अब इससे क्या होगा, पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी हमारी। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट दूसरे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आराम से। सो ये तो आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म हो गया। अब बात करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, मैं लॉजिकली समझाता हूँ कि क्या होता है। जैसे एग्जांपल लिए, मैं मतलब वैसा नहीं कर रहा कि एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं बता रहा, लॉजिकली समझा रहा हूँ। लॉजिकली समझ जाओगे ना तो अप्लाई कर लोगे। और आज की क्लास के बाद मुझे पता है काफ़ी सारे लोग को इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। कॉम्प्लिकेटेड मुझे भी लगता है। ठीक है, जैसे मान लो एक टेबल है, उसमें बहुत सारे कॉलम है। मान लो एग्जांपल A B C D E। ठीक है, अब हमारे पास इसमें क्या है, बहुत सारे कॉलम्स पड़े हुए हैं, राइट। सो अब क्या है, इसमें हमारा E जो है D पे डिपेंड है। ठीक है, और D जो है हमारा B पे डिपेंड है। एग्जांपल के मतलब कॉलम आपस में एक दूसरे को डिपेंड कर रहे हैं वैल्यूज उनकी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, तो बोला भाई जब आपकी जो डिपेंडेंसी चल रही है आप इन्हें क्यूरी से ब्रेक कर देते कि इस तरीके से कि आप, जैसे मान लो एग्जांपल ये बी और डी आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट है, तो एक टेबल बना दी। ठीक है, बी डी के नाम से। ठीक है, और डी और ई आपस में डिपेंडेंट है, एक टेबल बना दी डी और ई के नाम से। ठीक है, और बाकी बच गए ए और सी, तो एक टेबल बना ली ए और सी के नाम से। ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो डिपेंडेंस है उन्हें अलग अलग कर दिए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाना था। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाना था हमारा। ठीक है, तो ये डी कॉलम से रिलेशन बन गया। ठीक है, और इन दोनों में रिलेशन बनाना था, तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक डी कॉलम और ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब इससे क्या है, डी से एक रिलेशन बन गया। तो क्या होगा, आपस में तीनों टेबल्स में रिलेशन बन गया हमारे पास। ठीक है, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, सब कुछ मिटा करके दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज के बारे में बात करता है। बोलता है कोई भी टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाना है, तो पहले सबसे पहले वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी होनी चाहिए, उसके बाद ही थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, अब जैसे एक टेबल है ABCDEF, उसमें कॉलम्स हैं, उसमें ई कॉलम जो डी पे डिपेंड है और डी कॉलम जो बी पे डिपेंड है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो भी डिपेंडेंट कॉलम है ना उनकी एक अलग टेबल बना देनी है। जैसे मान लो बी की एक कॉलम बनाई बी और डी, क्योंकि बी डी आपस में रिलेटेड है। ठीक है, एक टेबल बनाई हमने डी और ई, राइट। और बच गए क्या कॉलम हमारे पास, ए और सी। देखो ये दो टेबल हो गई, ये दोनों टेबल में रिलेशन कैसे बन रहा है, डी कॉलम दोनों में कॉमन है, राइट। एक में प्राइमरी की बनेगा, एक में फॉरेन की बन जाएगा। ठीक है, और ए और सी जो वाली जो टेबल है, इसका इन दोनों टेबल से रिलेशन नहीं बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक कॉलम को ऐड कर देते हैं जो इन दोनों में कॉमन होगा, डी कॉलम को। अब डी इसमें भी है, अब इस डी से इसका रिलेशन बन गया और इस डी से इसका रिलेशन बन गया। तो इस तरीके से हम बोलते हैं इसे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को। ठीक है, ये तो हो गया हमारे कॉम्प्लिकेटेड वे में समझना। अब इसे इजीएस्ट वे में समझते हैं, जो कि मुझे समझ में आता है, मेरे को भी इसी फॉर्म में समझ में आता है, मैंने भी इस तरीके से समझा तो मुझे इजी लगा था। ठीक है, सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कह रहा है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में है। ठीक है, और मान लो आपके पास बहुत सारे टेबल हैं, मतलब एक एक टेबल है इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं। ठीक है, तो आप उन्हें सब टेबल्स में डिवाइड कर दो बेस्ड ऑन ग्रुप और रिपीटेड डेटा। जैसे मान लो, अगर मान लो हमने डी नॉर्मलाइज फॉर्म में सारे इकट्ठे एक जगह कर दिया था, तो हमने क्या करा, वो बोलता है कि अगर आपके पास एक बड़ी सी टेबल है, ठीक है, अगर आप उसमें डेटा देख रहे हो रिपीट हो रहा है, तो आप उसे दो टेबल्स में डिवाइड कर दो बेस्ड ऑन रिपीटेड डेटा। जैसे एग्जांपल ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, पहला नॉर्मल फॉर्म सिंपल सी लैंग्वेज में ये होता है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है,
अगर मान लो आपके पास कंपोजिट की वाला सीन है, ठीक है। यहाँ पे पहले हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास जो भी टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। और सेकंड वो बोलता है कि जो भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है उन्हें हटा दो और प्राइमरी ये बता दो। अब ध्यान से देखो, इस वाले में जो टेबल पहली नॉर्मल फॉर्म में लेके आया तो उसमें डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड आ रहे थे काफी सारे, हैदराबाद प्रोडक्शन, ये पूरा ये रो पूरा डुप्लीकेटेड है, 4 रो, ठीक है। सेल्स वाले रिपीटेड है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म बोलता है भाई इसमें से ना डुप्लीकेट रोज हटा दो, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसमें से डुप्लीकेट रोज हटा दिया, इतने सारे रोज को हमने 3 में कन्वर्ट कर दिया। और जो भी है उसमें से प्राइमरी की डिक्लेयर कर दो, जैसे इसमें ये प्राइमरी की हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टेबल में ये वाला प्राइमरी की हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी लैंग्वेज सेकंड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहता है क्या, इनके बीच में रिलेशन बता दो, रिलेशन बना दो। अभी क्या है कि ये दोनों टेबल हमारी सेपरेट तो हो गई 2 पार्ट में, बट इनके बीच में रिलेशन नहीं है। अब रिलेशन कैसे बनेगा, यहाँ पर अगर हम लोग डिपार्टमेंट नंबर कॉलम ऐड कर दें, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर कॉलम ऐड कर दें, तो क्या होगा, इस टेबल का इस टेबल से रिलेशन बन जाएगा। और यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की है, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर फॉरेन की हो जाएगी। तो बोलता है कि भाई प्राइमरी की और फॉरेन की बता दो, आपका काम हो जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा, ठीक है। देखो ये कितना इजीएस्ट वे था कि सबसे पहले क्या करना है, हमारे को देखने हैं कौन एक टेबल में, बड़ी सी टेबल में हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन कॉलम डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। तो हमने इसे डिवाइड कर डुप्लीकेट वैल्यूज फॉर्म में। सेकंड टाइम में क्या करा, जो भी दो दो टेबल हो गई, एक में डुप्लीकेट्स वैल्यू हो रही, तो हमने उसको डुप्लीकेट्स वैल्यूज को रिमूव कर दिया। देखो जैसे यहाँ पे पहले हमने इन दो को डिवाइड कर दिया क्योंकि ये देख रहे थे हम लोग यहाँ पे बहुत सारा रिलेटेड, ये जो ये है आपस में रिलेटेड है, डुप्लीकेट आ रहे हैं। सेकंड में क्या करा, हमने इन दोनों डिवाइडेड टेबल में से जो दूसरे टेबल में डुप्लीकेट वैल्यू थी उन्हें हटा दी, ठीक है। और थर्ड में क्या करा, हमने यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर दिया जो कि इनके बीच में रिलेशन बताता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमेशा रिलेशन बताते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग प्राइमरी की और फॉरेन की। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट था आपका नॉर्मलाइजेशन का, डीनॉर्मलाइजेशन का, नॉर्मल फॉर्म्स का, राइट। थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आज आप इस चीज़ को पूरा अच्छे से, एक बार में नहीं आ रहा, 2 बार में देखो, 3 बार में देखो, इसको पूरा क्लियर कर दो। नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे और ये जो नॉलेज है जो हमने आज गेन करी है, ये हमारे आगे के ज्वाइन में, सब क्वेरी में ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग आज इस वीडियो को इतने पे ही स्टॉप करते हैं। आज हमने पूरा थ्योरी समझ ली कि क्या कहानी चलती है भाई, कैसे टेबल डिवाइड करना है, ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर होगा टेबल का। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में होपफुली इसके अगली क्लास से मैं ज्वाइन भी कर पाऊंगा आपको, तो ज्वाइन में देखना आपको कितना ईजी हो जाएगा आपको ये चीज समझना, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।